नमस्कार साथियों, डॉक्टर ग्रेन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे हिंदी के मॉडल पेपर पर और आज हम हिंदी के मॉडल पेपर 3 पर बात करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। हमने बात की थी कि जो आपके पहले पेज पर क्या होते हैं, कुछ निर्देश होते हैं, उन निर्देशों को पढ़ना है और अपना उत्तर रखना है। और आपके जो पहला प्रश्न है उसमें 12 एमसीक्यू है। कितने हैं? 12 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आज का पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उन्मादों में अवसाद का तात्पर्य है। उन्मादों में अवसाद का तात्पर्य है। उन्मादों में अवसाद का तात्पर्य है उग्रता में विषाद, आलस्य में शांति, प्रेम के पागलपन में विषाद, दुख में विषाद। क्या रहेगा इसका आंसर साथियों? कहां से आया साथियों? ये आपकी जो आरोह पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? जो आपकी आरोह पुस्तक है, आरोह पुस्तक में जो पहला पाठ है आपका कौन सा? आत्मपरिचय। कौन सा है आपका? आत्मपरिचय है। हरिवंश राय बच्चन का आत्मपरिचय कौन सा? हरिवंश राय बच्चन का साथियों वहां से लिया गया है। और इस पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रेम के पागलपन में विषाद। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपाहिज व्यक्ति मीडिया कर्मी के प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे पाता है? आपने ये पाठ आपका कहां से आया साथियों? यह प्रश्न आपका आया है आरोह से। कहां से साथियों? आरोह से है। और रघुवीर साय की कविता थी कैमरे में बंद अपाहिज। कौन सी? कैमरे में बंद अपाहिज से आया है। उत्तर देखिए, वह अपने अपाहिजपन को दूर करवाना नहीं चाहता। उनके प्रश्नों के उत्तर अटपटे हैं। वह सोचता है यह मेरा मजाक बना रहे हैं, या वह अपनी अपाहिजता को किस भाव में व्यक्त करे। देखा था अपन ने किस प्रकार से रघुवीर साय ने मीडिया की संवेदनहीनता पर प्रकाश डाला था। और इसका सही विकल्प होगा आपका द। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह अपने अपाहिजपन को किस भाव में व्यक्त करे। कहां से आया साथियों? ये रघुवीर साय से। कहां से आए? रघुवीर साय से। और कैमरे में बंद अपाहिज कौन सी रचना साथियों? कैमरे में बंद अपाहिज कौन सा है? कैमरे में बंद अपाहिज से है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुझे बांध निज माया से पंक्ति में बगुले अपनी माया से कब बांधते हैं? होले होले उड़ने पर, मंद मंद उड़ने पर, शने शने उड़ने पर, या उपयुक्त सभी। अब ये प्रश्न देखा होगा आपने, निराला की रचना है। किसकी ये? निराला की रचना है। वहां से अवतरित है। तो क्या होगा इसका? वह मुझे बांध निज माया से अर्थ है होले होले उड़ने पर, बिल्कुल सही है। मन मन उड़ने पर, बिल्कुल सही है। और शनि शनि उड़ने पर, बिल्कुल सही। क्या होगा इसका? तीसरे प्रश्न का सही विकल्प होगा द होगा आपका, यानी उपयुक्त सभी सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंबेडकर जी ने किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अथक संघर्ष किया था? यह आपके आरोह के गद्य भाग का जो अंतिम पाठ है वहां से लिया गया है, जातिवाद से। तो देखिए, मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने में, राजनीति में निष्क्रिय भूमिका निभाने में, शोषक वर्ग बढ़ाने में सक्रिय, या अछूतोद्धार में निष्क्रिय भूमिका निभाने में। तो कौन सा होगा आपको? मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने में अंबेडकर जी ने अपना भरपूर योगदान दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आरोह के गद्य भाग से प्रश्न है। वनस्पति शास्त्री के मतानुसार शीरीष का पेड़ किस श्रेणी का पेड़ है? यह आपके आरोह भाग 2 का जो गद्य भाग है उसमें एक रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, शीरीष के फूल, वहां से लिया गया है। तो देखिए, वायुमंडल से अपना रस खींचता है, धरती से अपना रस खींचता है, मानव द्वारा सिंचित जल से रस खींचता है, या देवों से अपना रस खींचता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प क्या होगा? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा वह वायुमंडल से रस खींचता है, क्योंकि वह गर्मी के मौसम में भी फलता फूलता रहता है, जब बाकी सारे पेड़ पौधे अपने पत्ते मुरझा देते हैं या गिरा देते हैं, उस समय भी यह अवधूत की भांति खड़ा रहता है। इसलिए वायुमंडल से क्या करता है? वो रस खींचता है। अगला प्रश्न छठा। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोक कलाओं की, ग्रामीण विकास की, शहरी विकास की और धार्मिक विकास की।
हम बात करें प्रश्न कहां से है, आरोह भाग 2 गद्य भाग। और ये प्रश्न आया आपका पहलवान की ढोलक से। कहां से आया साथियों, पहलवान की ढोलक, फणीश्वरनाथ रेणु पहलवान की ढोलक से आया है। और इसमें उसने बताया था किस प्रकार से जो लोक कलाएं हैं उनका मत बताया है। तो क्या होगा इसका, लोक कलाओं का। क्या होगा इसका, लोक कलाओं का होगा। तो ये 6 प्रश्न थे आपके जो आरोह पुस्तक से थे। पहले 3 आपके पद्य भाग से, बाकी 3 किससे थे, गद्य भाग से। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न में। ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती, पंक्ति में अलंकार निहित है। ठीक है, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास। देखिए साथियों, बताया था कि जब किसी अलंकार में क्या आता है, या कि केंदो आता है, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। कौन सा होता है साथियों, संदेह अलंकार होता है। जहां पर वाक्य में आपको क्या क्या होता है, आपको या कि केंदो केंदो ये शब्द मिलते हैं, केंदो शब्द मिलते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है आपका, यहां पर संदेह अलंकार होता है। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। कौन सा अलंकार है, संदेह होगा। पढ़ते हैं अगले पर। प्राइविलेज शब्द का पारिभाषिक शब्द होगा विशेषाधिकार, परिवीक्षा, लोकहित या शरणार्थी। प्रश्न संख्या 8 का सही विकल्प क्या होगा, क्या होगा, विशेषाधिकार। क्या होता है इसका, विशेषाधिकार होता है। ये कहां से आया है, ये जो प्रश्न आपके प्रश्न आ रहा है अंग्रेजी से हिंदी वाला, वहां से लिया गया है। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ये अभिव्यक्ति और माध्यम से कहां से है साथियों, अभिव्यक्ति और माध्यम से। समाचार की कौन सी परिभाषा उपयुक्त है, समाचार की कौन सी परिभाषा उपयुक्त है। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है, किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है, समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार है, या उपयुक्त सभी। क्या होगा साथियों इसका, यानी ये सारी चीजें क्या है, समाचार ही है। कोई भी घटना है अगर उसकी तुरंत जानकारी दी जा रही है वो भी समाचार है, किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है, या किसी घटना की जो उत्तेजित करती है, यानी समाज में अगर कोई तुरंत घटना घट रही है और जो क्या करती है लोगों को उत्तेजित करती है, वो भी क्या है, समाचार है। सबसे पहले कोई बड़ी खबर किस माध्यम से तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। बताया था अपन की थी कि अगर कोई तुरंत कोई घटना घट गई है, या किसी भूकंप आ गया है, यहाँ पर कोई दुर्घटना हो गई है, तो वहां पर जो समाचार दिखाया जाता है उसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। क्या होते हैं उसे, ब्रेकिंग न्यूज बोलते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज जो बार बार क्या करता है, आती रहती है। तो ये कहां से आया, दोनों प्रश्न आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से आए हैं। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर, वितान से। कहां से प्रश्न, ये वितान से आए हैं। यशोधर बाबू के मतानुसार वेडिंग एनिवर्सरी किनके चौंचले हैं, आधुनिक लोगों के, गोरे लोगों के, रूढ़िवादी लोगों के, भारतीयों के। वितान से कहां से साथियों, ये वितान से आया हुआ है प्रश्न है भाई। वितान का जो पहला पार्ट है आपका सिल्वर वेडिंग, कौन सा, सिल्वर वेडिंग, वहां से आया हुआ ये। वितान का जो पहला पार्ट है वो सिल्वर वेडिंग से आया हुआ है। तो क्या आंसर रहेगा इसका, कौन सा है, ये सारे चौंसले किसके हैं, गोरे लोगों के हैं। हमारे यहाँ पर कोई शादी की वर्षगांठ या सिल्वर वेडिंग नहीं मनाई जाती है। ये सभी किसके चौंचले हैं, जो गोरे लोग आए थे हमारे यहाँ पर उनके चौंचले थे। किसके अनुसार, यशोधर बाबू के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लेखक के मन में अंदर ही अंदर क्या विचार चलते रहे। कहां से है, जूझ से। कहां से, ये जूझ उपन्यास से आया है। कहां से आया ये साथियों, जूझ उपन्यास का अंश है। ठीक है, जिसमें लेखक सोच रहा था कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। देखिए, पढ़ जाऊंगा तो नौकरी नहीं लगेगी, नहीं तो पढ़ जाऊंगा तो नौकरी नहीं लगेगी, नहीं, गलत है साथियों, नौकरी क्या हो जाएगी, लग जाएगी। ठीक है, खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है, धंधा कारोबार नहीं कर सकेगा, यह भी गलत है। अगर पढ़ा लिखा आदमी क्या कर सकता है, धंधा कर सकता है। या मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, यह भी गलत है साथियों। तो एक ही विकल्प बच्चा कौन सा, वो कि ये खेती हमें क्या कर रही है, खड्डे में धकेल रही है। उसने कहा भी था कि जो दादाजी के पास था वो हमारे पिताजी के पास नहीं रहा, जो पिता के पास है वो हमारे पास नहीं रहेगा, क्यों कर रही है खेती, हमको गड्ढे में डाल रही है। तो ये जो 12 एमसीक्यू थे वो कहां से आए थे आपके, यानी एक एक नंबर के थे। आरओ से, इंग्लिश से हिंदी, 2 आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से, और 2 प्रश्न कहां से थे आपके, वितान से थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और कितने प्रश्न है, 6 प्रश्न हैं, और 6 प्रश्न कितने नंबर के हैं, 1 नंबर के हैं, तो कितने हो जाएंगे, 6 नंबर हो जाएंगे।
पहला प्रश्न है, प्रोबेशन शब्द का हिंदी अर्थ है। प्रोबेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? जब किसी की सरकारी नौकरी लगती है और कुछ समय तक प्रोबेशन पे काम करता है, उसे कहते हैं परिवीक्षा। क्या बोलते हैं उसे? परिवीक्षा बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं उसे? परिवीक्षा बोलते हैं। प्रोबेशन पीरियड क्या बोलते हैं उसे? प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, जहां पर उस समय उसको जो निश्चित तनख्वाह होती है उसी पे काम करना पड़ता है, उसके बाद उसका तनख्वाह क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, काव्य का सौंदर्य केवल शब्दों या वर्णों के सुंदर प्रयोग से बढ़ जाने पर कहते हैं। किस पे बढ़ रहा है? शब्दों से बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है? शब्दों से। तो कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार। कौन सा होगा इसमें? शब्दालंकार होगा साथियों। क्या होगा आपका? शब्दालंकार होगा। कौन सा होगा इसमें? शब्दालंकार होगा। शब्दालंकार होगा इसमें। शब्द क्या होगा आपका? शब्दालंकार होगा इसमें। क्या हो चलता है क्यों नहीं? कौन सा हो जाएगा? शब्दालंकार। कौन सा हो जाएगा? शब्दालंकार। कौन सा जाएगा साथियों? शब्दालंकार है। ध्यान रखना साथियों, अगर ये पूछता खाली कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले, काव्य का सौंदर्य के सुंदर प्रयोग से बढ़ जाने पर क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। और अगर यहां पर वो शब्द नहीं देता, क्या देता? वो अर्थ देता, तो क्या हो जाता? वो यहां पर अर्थालंकार हो जाता। क्या हो जाता आपका? अर्थालंकार हो जाता। अगर दोनों देता तो क्या हो जाता आपका? उभयालंकार हो जाता। क्योंकि अलंकार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। बढ़ते हैं, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वाक्य में शब्द शक्ति है। सामान्य बात की है। क्या बात की है? सामान्य बात की है। तो कौन सी होती जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति है। कौन सी है साथियों इसमें? अभिधा शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जहां सामान्य बात की जाती है वहां कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरा है, जिसमें शब्द के लक्षण प्रकट होते हैं किंतु वास्तविकता नहीं होती है, वह शब्द शक्ति होती है। क्या नाम आया है? लक्षण आया है। तो कौन सी हो जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी हो जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी हो जाएगी साथियों? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सामान्यतः आपसी बातचीत में भाषा और संवाद आदि में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, बोलचाल की जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। कौन सी होगी? मौखिक भाषा। जिसमें हम सिर्फ मुंह से बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। और जिसमें हम लिख के बता रहे हैं वो कौन सी है? लिखित भाषा है। तो यहां पर किसकी बात की है? मौखिक भाषा की बात की है। कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा होगी साथियों। मौखिक भाषा की बात की है। अगला, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी की जाती है उसे भाषा कहते हैं। क्या की जाती है? अभिव्यक्ति। क्या बोलते हैं उसे? अभिव्यक्ति बोलते हैं। क्या होगा इसका? अभिव्यक्ति। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हम किसी भी विचार को क्या करना? अभिव्यक्त करना, प्रकट करना। क्या कहलाता है? ये अभिव्यक्ति कहलाती है, भाषा है। तो ये 6 प्रश्न थे आपके खालिस्तान के। कहां से आए आपके ये? और 6 नंबर, 1 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है आपका अपठित गद्यांश है। 6 नंबर। कितने नंबर का भाई? 6 नंबर का है। और 6 नंबर में से यानी प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 1-1 अंक का। पढ़ेंगे इस गद्यांश को और इसका उत्तर लिखना है। बहुत ही आसान है, सबसे अच्छा प्रश्न होता है क्योंकि इसके उत्तर इसमें से ढूंढ के लिखने अपन को। देखिए, भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई। पुराने जमाने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय बहुत उत्तम रीति से हो गया था। समन्वय का मतलब होता है मेलजोल। समन्वय का मतलब क्या होता है? मेलजोल होता है। समन्वय, मेलजोल अच्छी तरह से हो जाना उसे कहते हैं समन्वय कहते हैं। तत्पश्चात मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृतियों का मेल हुआ। हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं रह सकते। इन संस्कृतियों में से हम कितना छोड़ें यह हमारे सामने बड़ी समस्या है। हम अपनी भारतीय संस्कृति को तिलांजलि देकर इनको अपनाना आत्महत्या होगी। अगर हम अपनी संस्कृति को छोड़ते हैं और दूसरों को अपना रहे हैं तो ये क्या है? आत्महत्या है। सीखना अच्छी बात है लेकिन अपने मूल बातों को छोड़ना नहीं चाहिए। मूल बातों को सीखिए और दूसरी चीज भी सीखिए। देखिए अगला होगी, दूसरी संस्कृतियों के जो अंग हमारी संस्कृति में अविरोध रूप से
अवरोध रूप में अपनाए जा सके उनके द्वारा अपनी संस्कृति को संपन्न बनाना आपत्तिजनक नहीं है। अगर किसी संस्कृति में कोई अच्छी चीज है तो उसे ग्रहण करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर किसी संस्कृति में कोई क्या है, अच्छी बात है, तो क्या करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। ये अच्छी बातें हैं। अपनी संस्कृति चाहे अच्छी हो या बुरी, चाहे दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो या ना खाती हो, उससे लज्जित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अपनी चीज क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, अपनी संस्कृति में कोई दोष भी है या कोई बुराई भी है तो उसमें लज्जित होने की बात नहीं, क्योंकि वो अपनी है। देखिए प्रश्न देखेंगे, भारतीय संस्कृति की संवेदनशीलता कहां दिखाई देती है। तो देखिए अपन देखा था, इसमें दे रखा है कुछ समस्या। देखिए कि पुराने, यहां से पहला प्रश्न यहां से शुरू हो रहा है, जमाने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय हुआ था, और फिर क्या होता, मुस्लिम और अंग्रेजी का। तो क्या लिखना है आपको, दोनों लाइनें हो जाएगी यहां से यहां तक है। पहले प्रश्न का उत्तर कहां शुरू होगा, पुराने जमाने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय बहुत उत्तम रीति से हो गया था। तत्पश्चात मुस्लिम और अंग्रेजी सभ्यता का मेलजोल भी हुआ था। पता है अपन को कि पहले जमाने में कौन थे, द्रविड़ और आर्य थे। उसके बाद हमारे ऊपर मुगलों ने शासन किया, कुछ मुगल संस्कृति हमारे यहाँ आई। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि अंग्रेज आए थे, तो इनका क्या हुआ, आपस में समन्वय हुआ था। देखिए अगला, मुश्किल शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट के लिखिए। क्या है आपका, मुश्किल। तो देखिए भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई। क्या हो जाएगा, जटिल। जटिल का मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, जटिल हो जाएगा। गद्यांश में से ढूंढना था, इसीलिए क्या होगा इसका आंसर, जटिल होगा। बढ़ते हैं, भारतीय संस्कृति के समन्वय के में किस बात का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति के समन्वय में किस बात का ध्यान रखना चाहिए, बताइए कहां से होगा इसका आंसर। इसमें ध्यान रखना चाहिए भारतीय संस्कृति, यहां से देखिए भाई तीसरा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता यहां भी अपेक्षित है, किंतु समन्वय में अपना आपा ना खो बैठना चाहिए। कहां से होगा, यहां से तो होगा भाई। ठीक है, अपना आपा नहीं खोना चाहिए, यही ध्यान रखना है अपन को। क्या रखना है इसको, ये अपना ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संस्कृति की समस्या कब जटिल हो गई। पहली पंक्ति दे रखी है, या पहली पंक्ति क्या दे रखी है, भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या क्या होगी, कुछ जटिल हो गई। तो यहां तक ये कौन सा उत्तर है, चौथे प्रश्न का उत्तर है। फिर बढ़ते हैं 5वें में, पुराने जमाने में किसका समन्वय उत्तम रीति से हो गया था। पुराने जमाने में किसका समन्वय उत्तम रीति से हो गया था। देखिए पुराने जमाने में साफ दे रखा हुई। ठीक है, तो कहां से शुरू होगा आपका, ये जो 5वां प्रश्न है वो यहां से शुरू हो जाएगा। पुराने जमाने में आर्य और द्रविड़ संस्कृति का जो समन्वय था वो उत्तम रीति से हो गया था। तो यहां तक होगा इसका 5वें प्रश्न का। और 6वां प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उच्च शीर्षक लिखिए। तो क्या होगा, संस्कृत भारतीय संस्कृति का समन्वय। क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति का समन्वय। देखिए भारतीय संस्कृति का समन्वय, भारतीय संस्कृति का समन्वय, ये आपका अपठित गद्यांश था। इस गद्यांश में से 6 प्रश्न आए थे और हमने 6 प्रश्नों का उत्तर पढ़ के दिया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 है, अपठित पद्यांश। क्या आपका अपठित पद्यांश, 6 प्रश्न दे रखे हैं और 6 प्रश्न का उत्तर इस पद्यांश को पढ़कर देना है। विद्यार्थियों यह प्रश्न सबसे कठिन होता है क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं होता है और कविता है। तो देखिए, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। कवि ने इसमें कहा है कि तुम सोए हुए हो, तुम आलस्यशील बन गए हो, मैं तुमको कर्म में निरत करने के लिए आ रहा हूं, मैं तुमको कर्म करने की प्रेरणा देने आ रहा हूं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा। अतल अस्ताचल, अस्ताचल का मतलब क्या होता है, अस्त होना। देखिए अस्ताचल संधि है साथियों, अस्त प्लस अचल। क्या होगा, अस्त प्लस अचल। जहां सूर्य क्या होता है, अस्त होता है। देखा होगा आपने, सूर्य क्या होता है, अस्त होता है, उसे कहते हैं। जान दूंगा अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। अरुण, अरुण यानी सूर्य। उदयाचल का मतलब क्या होता है, जिस दिशा से सूर्य क्या होता है, उदय होता है। मैं तुमको क्या करना चाह रहा हूं, उठाने आ रहा हूं। तुम गहरी नींद में सोए हुए हो, सपने देख रहे हो, मैं तुमको जगाने आ रहा हूं। कल्पना में आज तक उठते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम सिर्फ क्या कर रहे हो, सपने देख रहे हो और उसी में खुश रह रहे हो। मैं तुमको जगाने आ रहा हूं। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ मेहनत करने की शिक्षा दूंगा, तुम्हें कल्पनाओं में विचरने की शिक्षा नहीं दूंगा। सुख नहीं यह नींद में सपने सुजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरु
गुरु भार ढोना, ये क्या है? सुख नहीं है कि हम नींद में सोते सोते क्या देखें? सपने देखें। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अगर हम सोकर सपने देख रहे हैं तो सपने नहीं है। सपने वो होते हैं जो क्या नहीं करते, हमको सोने नहीं देते हैं। सपने देखिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूं। शूल यानी कांटा। शूल का मतलब क्या होता है? कांटा होता है। जिस मेहनत को तुम क्या करते थे? घबराते थे, कांटा समझते थे, मैं उससे फूल बनाने आ रहा हूं। मैं तुमको उसको क्या बनाना चाह रहा हूं? अच्छा बनाने आ रहा हूं। तो देखिए, अरुण उद्याचल सजाने से क्या आशय बताओ? अरुण उद्याचल सजाने से क्या आशय है? देखिए साथियों, क्या दिया है? अणु उद्याचल। जीवन में हमने बात की थी, जीवन क्या है? परिवर्तनशील है। जीवन क्या है आपका? परिवर्तनशील है। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य क्या होता है? अस्त होता है। सूर्य क्या होता है? उदय भी होता है और सूर्य क्या होता है? अस्त भी होता है। उसी प्रकार जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। निराशा का संचार भी होता है और क्या होता है? आशा का संचार भी होता है। तो इसमें इसका अर्थ होगा जीवन में निराशावाद से उभरकर आशावाद बनने का और कहा है भाई। ठीक है, क्या होता है? निराशावाद को छोड़कर आशावाद बनना है। कवि ने किसे सुख और दुख नहीं माना है? कवि ने किसे सुख और दुख नहीं माना है? कवि ने किसे सुख और दुख नहीं माना है? बताइए साथियों। देखिए, सुख का मतलब क्या हुआ? नींद में सपने देखना सुख नहीं है। नींद में सपने देखना सुख नहीं है। और चिंता में दुख करना दुख नहीं है। चिंता में दुखी हो जाना क्या है? दुख नहीं है। यानी कहा है इसने, देखिए कि सुख नहीं या नींद में सपने सजाना क्या है? ये नींद में सपने देखना क्या नहीं है? सुख नहीं है। और क्या है? आपको चिंता में, यानी चिंता से उत्पन्न दुख नहीं है। अगर चिंता होती है, उसे कोई दुख उत्पन्न हो रहा तो क्या है? दुख नहीं है। फिर अगला देखिए, फूल और शूल से कवि का क्या आशय है? फूल और शूल से क्या आशय है? फूल का मतलब होता है आरामदायक सुंदर सुखमय स्थिति, और शूल का मतलब होता है कष्टदायक या बाधक स्थिति। फूल का मतलब क्या होता है? बात की थी अपन ने। शूल यानी क्या है? कांटा या कठिन परिस्थिति, और फूल का मतलब क्या होता है? सुखमय परिस्थिति। फिर देखते हैं, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, इससे कवि ने किन लोगों पर आक्षेप किया है? इसमें कवि ने उन लोगों पर आक्षेप किया है जो लोग कर्म को छोड़कर सिर्फ क्या कर रहे हैं? सोते हुए सपने देख रहे हैं। आलसी लोगों की बातें की। किस बात की? आलसी लोगों पर व्यंग्य किया है। जो आलसी लोग क्या करते हैं? कर्म को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं? सिर्फ नींद में सपने देखते हैं। उन लोगों पर क्या किया है? आक्षेप किया है, कटाक्ष किया है। गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? देखिए, गहरी नींद में सोने का अर्थ है कि वास्तविक परिस्थिति से बेखबर होना। जो वर्तमान समय है उससे बेखबर होकर सोना क्या कहलाता है? आपका गहरी नींद में सोना है। वास्तविक जो स्थिति है उससे छोड़कर सोना क्या कहलाता है? आपका गहरी नींद में सोना है। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? क्योंकि कवि इसलिए जगाना चाहता है कि लोगों को वो कर्म में निरत करना चाहता है। वह लोगों को में गतिशीलता लाना चाहता है। क्या चाहता है वो? लोगों में गतिशीलता लाना चाहता है, क्योंकि गतिशीलता क्या है? समय परिवर्तन संसार का नियम है। तो ये आपका जो अपठित पद्यांश है उसके उत्तर पढ़कर आपको इसमें से देने हैं। साथियों ध्यान रखना, पंक्ति का मिलान करके उत्तर मत लिखना। बहुत से साथी क्या करते हैं कि इस पद्यांश में से पंक्ति का मिलान करते हैं और उत्तर लिखते हैं। ऐसा आप उनको नहीं करना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्न कितने अंक के हैं? 2 अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। पहला प्रश्न है, समाचार लेखन और 6 ककार का संबंध बताइए। हमने बात की थी कि जो समाचार होता है वह किस शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में। समाचार किसमें लिखा जाता है साथियों? उल्टा पिरामिड शैली में। किसमें लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में। और इसमें कितने ककार होते हैं? इसमें 6 ककार होते हैं। कितने ककार होते हैं? 6 ककार होते हैं। जिसमें से देखा बताया होगा, हमने बात की थी कि समाचार के 3 भाग होते हैं। ठीक है, इंट्रो, मध्य भाग और, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा होगा? इसमें जो 6 ककार हैं, क्या, कौन, कब और कहां। क्या होगा? क्या, कौन, कब और कहां। ये क्या है? ये 4 ककार पहले आते हैं। ये क्या होते हैं? 4 ककार पहले आते हैं। और जो 2 ककार हैं, जो 2 ककार होते हैं वो क्या होते हैं? आपके बाद में आते हैं। जो 2 ककार हैं वो
कैसे और क्यों। कौन से? कैसे और क्यों। ये जो दोनों ककार हैं वो बाद में आते हैं, कैसे और क्यों। कोई घटना घटी तो उसके संबंध में ये 6 बातें होती है, जो 6 बातें होती है वह इनके बारे में बताया है। कैसे नहीं क्यों। क्या होगा इसका? क्यों। देखिए, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे और क्यों। यह समाचार लेखन की कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली है। बढ़ते हैं अगले पर। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, इसका आशय बदला कविता में बताइए भाई। यह आपके जो आरोप पुस्तक है, आरोप पुस्तक से आया है। इस कवियों में कवि ने इसमें कहा है कि गगन स्पर्शी, गगन का मतलब क्या होता है? आसमान। स्पर्शी का मतलब क्या होता है? छूना। क्या करना है? स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना। ठीक है। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता। धीर यानी धैर्य, या जो बहादुर लोग होते हैं उसमें कहते हैं। तो कवि कह रहा है कि तुम क्या हो, जीवन में गतिशील बनो और आसमान की असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करो। जो तुम्हारे लक्ष्य हैं, जो अपने तुम्हारे लक्ष्य तुमने निर्धारित कर रखे हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तुम कठिन मेहनत कीजिए और आसमान की असीम ऊंचाइयों को क्या कीजिए? छूइए। फिर बढ़ता है, मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? बाबा साहब अम्बेडकर कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ का बताइए भाई। 3 बातें बताई थी अपन ने इसमें, जब पढ़ा था पाठ में तो हमने 3 बातें बताई थी कि जो मनुष्य की जो क्षमता होती है वो किस बातों पर निर्भर करती है? पहली बात होती है वह है शारीरिक वंश परंपरा। कौन सी होती है? शारीरिक वंश परंपरा। इसमें जो पहली बात आई थी वो कौन सी थी? शारीरिक वंश परंपरा होती है। कौन सी होगी? शारीरिक वंश परंपरा होगी। कौन सी होगी? शारीरिक वंश परंपरा। शारीरिक वंश परंपरा, शारीरिक वंश परंपरा। दूसरी कौन सी थी? बात की थी अपन ने जब पढ़ाते समय, बात की थी कि पहली थी आपकी शारीरिक वंश परंपरा होती है। दूसरा होता है सामाजिक उत्तराधिकार। क्या होते हैं आपके? सामाजिक उत्तराधिकार, सामाजिक उत्तराधिकार। और तीसरा होता है आपका, उसे कहते हैं व्यक्ति की स्वयं के उत्तराधिकार, उत्तराधिकार। और जो तीसरा होता है वो है व्यक्ति के अपने प्रयास। क्या होते हैं? व्यक्ति के अपने प्रयास। जो अपने प्रयास होते हैं, जो अपने प्रयत्न होते हैं, अपने जो प्रयत्न हैं या प्रयास हैं, उनको इसमें बाबा साहब ने इन 3 बातों का जिक्र किया था। पहला कौन सा था? शारीरिक वंश परंपरा। दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार। और तीसरा कौन सा था? अपने प्रयास, जो व्यक्ति स्वयं करता है। इस पर सिर्फ व्यक्ति का अपना अधिकार है, बाकी किसी बात पर अपना अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, बात की थी अपन ने, शारीरिक वंश परंपरा पर अपना अधिकार नहीं है, ना सामाजिक उत्तराधिकार पर है, लेकिन इस पर अपना अधिकार है। अगर हम जितनी अधिक मेहनत करेंगे, जितना अधिक प्रयास करेंगे, हम अच्छे उत्तम हो सकते हैं। अगर प्रयास कम करेंगे तो हम नीचे भी जा सकते हैं। बोलते देखिए, यशोधर बाबू धार्मिक व कर्मकांडी नहीं थे, फिर भी किसकी प्रेरणा से बने? कहां से आया है? सिल्वर वेडिंग से। कौन था? एक ही इंसान का प्रभाव था उसके ऊपर। वो कौन थे? किशनदा। कौन थे वो? किशनदा का था भाई। किसके थे ये? किशनदा का प्रभाव था इनके ऊपर। और किशनदा से प्रभाव के कारण ही यह शाम के समय रोज मंदिर जाना, उनकी इतनी उम्र नहीं थी, फिर भी शाम के समय क्या करते थे? मंदिर जाते थे। वह गोरख गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ते थे। अपने घर में रामलीला जो मंडली होती है उसको कमरा देते थे और सब वो सारे काम करते थे। ये सारे किसने सीखे थे? उन्होंने यह किशनदा से सीखा था। फिर देखिए, लेखक ने मां के साथ पिता की शिकायत करने पर दत्ताजीराव देसाई ने क्या प्रतिक्रिया की? हमने बात की थी, क्या प्रतिक्रिया की थी? उन्होंने कहा था कि नवा प्रश्न है भाई, नवा प्रश्न देखिए। नवा प्रश्न में जब लेखक ने जूझ उपन्यास आया है, जूझ उपन्यास से आया है, वितान का दूसरा पाठ है। जब लेखक ने अपनी मां से अपने पढ़ने की बात छेड़ी तो मां ने कहा था कि तुम्हारा पिता मेरी बात नहीं सुनता है, हम इस पर दत्ताजीराव से बात करेंगे। जब लेखक और उसकी मां दत्ताजीराव के पास जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, तब दत्ताजीराव लेखक के पिता को बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं? रतनबा को बुलाते हैं और उसको डांटते हैं कि तू जानता नहीं बच्चे के भविष्य को खतरे में डाल रहा है, पढ़ना कितना आवश्यक है, तू पूरे दिन आवारागर्दी करता रहता है और बच्चा क्या करता है? खेतों में काम करता रहता है। बच्चे को क्या करो? पढ़ने में डालिए। यानी दत्ताजीराव की प्रेरणा से ही लेखक के पिता ने उसे पढ़ने की क्या दिया था? इजाजत दी थी या स्वीकृति दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। आप प्रश्न कितने नंबर के हैं? 3-3 नंबर के आ रहे हैं। कितने नंबर के आ रहे हैं साथियों? 3 अंक के हैं। जो प्रश्न आ रहे हैं वो सारे 3 अंक के हैं।
3 अंके। देखिए, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? उड़ने और खिलने से हमने बात की थी कि कहां से आई है। यह आपकी एक कविता पढ़ी थी, कविता क्या पढ़ी थी हमने? कविता की उड़ान पढ़ी थी, उसमें से आया हुआ है। और उड़ना और खिलना बताया था कि किस प्रकार से चिड़िया का उड़ना होता था और कविता क्या होता है, फूलों के खिलने से बताया था। कवि ने दोनों की तुलना न करके किसे की है? बच्चों के खेल से की है। क्योंकि उड़ना ठीक है कुछ समय तक होता है, फिर क्या हो जाता है, थक जाता है और आदमी रुक जाता है। लेकिन जो कविता होती है वो कभी थकती नहीं है, कभी बुढ़ी नहीं होती है, उसमें कभी वो निरंतर क्या होती है, बढ़ती जाती है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती रहती है। और इसमें बताया था खिलना, खिलने का अर्थ क्या होता था, फूल। और फूल का मतलब क्या होता है, फूल सिर्फ एक ही दिशा में खिलते हैं, उनकी सुगंध भी एक दिशा में फैलती है, जिस दिशा में हवा चल रही है। और कुछ समय बाद क्या होते हैं, वो मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है, वह निरंतर क्या होती है, और से अच्छे होती जाती है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने खेत का सामने चौकोर पन्ने से किस प्रकार बांचा है, बताइए। लेखक ने बात की थी इसमें कि किस प्रकार से ये सा उसका खेत है, ये किसान है। किसान जिस प्रकार से अपने खेत में, किसान अपने खेत में क्या करता है, अपना कृषि कर्म करता है। और जैसे ही लेखक यह उसको चौकोर पन्ना है, ये क्या है उसका चौकोर पन्ना है, ये कागज है। और ये क्या है आपका कवि है, क्या है आपका कवि है। जिस प्रकार से किसान अपने खेत में फसल उगाता है, उसी प्रकार कवि भी अपने कागज पर अपने शब्दों की फसल को उद्धृत करता है या उगाता है। तो दोनों में से क्या किया है, दोनों में कृषि कर्म को अपने काव्य कर्म से तुलना की है। जिस प्रकार से किसान अपने खेत में अपने बीजों को डालता है, उसे अंकुरित करवाता है, उसमें निराई गुड़ाई कराता है और फसल बड़ी होती है, उसी प्रकार किसान जो लेखक होता है वह भी चौकोर कागज पर अपने विचारों का बीज बोता है, उसे लिखता है। वो विचारों के बीज बड़े होते हैं और पुस्तक का रूप ले लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस बात से विचार से सहमत हैं? तर्क से उत्तर दीजिए। बिल्कुल, हम इस बात से सहमत हैं। हम इस बात से क्या है, सहमत हैं कि जब कोई लोग अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं इकट्ठी कर लेते हैं और बाजार में जब उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, क्या होती है, बाजार में उस वस्तु की मांग बढ़ती है और वो वस्तु कम होती है, तो क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। साथियों क्या बढ़ती है उसमें, महंगाई बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है उसमें, महंगाई बढ़ जाती है। क्योंकि वे लोग वो वस्तु खरीद के लाते हैं जो उनको आवश्यकता नहीं है, और जिनको आवश्यकता होती है वो वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। जब बाजार में वस्तु की कमी होती है और मांग अधिक होती है, तब क्या होता है, बाजार में महंगाई बढ़ती है। क्या होती है, महंगाई बढ़ती है। और इस कारण से वो लोगों तक वो अपनी बात, वे लोग जो उसके वास्तव में उनको आवश्यकता है, उन लोगों को जिनको उस वस्तुओं की वास्तव में आवश्यकता है, वह वस्तुएं उन लोगों तक नहीं पहुंचती है। इसे उदाहरण देते हैं। कभी देखा होगा आपने कि अभी प्याज है, प्याज के भाव कभी आसमान चले जाते हैं, वो स्टॉक कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार। वंश परंपरा दोनों में से एक ही करना था, तो हमने ऊपर वाले प्रश्नों की बात कर ली थी। उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहारिक सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। बात की थी अपन ने शारीरिक वंश परंपरा। देखिए साथियों, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता होती है। क्योंकि कोई व्यक्ति, शारीरिक वंश परंपरा का मतलब होता है कि वह कैसे रंग का होगा, गोरा होगा या काला होगा, वह किस लड़का होगा या किस लिंग में जन्म लेगा, उसका अधिकार नहीं है। और सामाजिक उत्तराधिकार उसकी क्या भूमिका मिलेगी वो भी नहीं जानता है। लेकिन जो तीसरा प्रयास होता है वो व्यक्ति के अपने प्रयास होते हैं, उस पर क्या होता है, व्यक्ति का अपना निजी अधिकार होता है। तो इन दोनों से एक ही करना है। तो ऊपर वाला प्रश्न और आसान है साथियों। ऊपर वाला क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कहां से आया है, यह आपके आरोह का जो दूसरा पार्ट है, बाजार दर्शन। कहां से आया साथियों, बाजार दर्शन से आया है, जिसके लेखक कौन है, जैनेंद्र हैं। कौन है, जिन्हें जैनेंद्र हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आया है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखा के संबंध में लेखक और दत्ताजीराव का रवैया सही था या लेखक के पिता का। तर्क से उत्तर दीजिए। सीधे सीधे कि आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजीराव का रवैया सही था या लेखक के पिता का। तो बिल्कुल किसका सही था, दत्ताजीराव सरकार का रवैया सही था। लेखक के पिता का रवैया बिल्कुल सही नहीं था साथियों। क्योंकि लेखक के पिता क्या करते थे, पूरे दिन
ठीक है, बाजार में जो रकमाबाई थी उसके कोठे पे बैठे रहते थे और आवारागर्दी करते रहते थे, और उन्होंने उस उम्र में, जिस उम्र में बालक को पढ़ना चाहिए, उस छोटी सी उम्र में बालक को खेतों के काम में डाल दिया था और उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़ा दी थी। तो ये रवैया उसका अच्छा नहीं था, जबकि लेखक पढ़ना चाहता था और दत्ताजीराव भी चाहते थे कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, लेखक का रवैया बिल्कुल सही नहीं था। किसका रवैया सही था? दत्ताजीराव का सही था भाई। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः खेती और पशुपालक सभ्यता थी। अतीत में दबे पांव, पाठ क्या था बताइए भाई। हमने बात की थी कि बहुत से लोग बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, क्या थे, दोनों में से एक करना है। हम इसकी बात भी करेंगे साथियों, इसकी बात भी कर लेते हैं कि इसमें कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर खेती और पशु, कुछ लोग मानते थे कि क्या थे ये जो सभ्यता थी वो किसकी थी? खेतीहर सभ्यता थी। क्या थी ये? खेतीहर सभ्यता थी, खेतीहर सभ्यता थी। कुछ लोग मानते थे और खेतीहर होगी तो क्या होगी वो? खेतीहर व पशुपालक सभ्यता थी। क्या कहते थे वो? पशुपालक सभ्यता थी। कुछ लोग बताते थे कि ये यहाँ पर क्या करते थे? अनाज का आयात करते थे। क्या करते थे? ये अनाज का जो आयात करते थे। लेकिन हमने जब देखा था, तो हमने जब इसका अध्ययन किया सिंधु घाटी सभ्यता का, तो हमको देखने को मिला कि वहां पर यहां पर ज्वार, बाजरा और रागी की फसल होती थी। किसकी होती थी? यहां पर देखा था हमने कि जो किसान थे वो क्या करते थे? ज्वार, बाजरा और रागी, ज्वार, बाजरा, रागी, मोटे अनाज के फसलें भाई, रागी। और हमने देखा था कि किस प्रकार से क्या करते थे? ये बेर भी चुनते थे। खजूर की खेती भी होती थी। किसकी होती थी? खजूर की खेती भी होती थी। यहाँ पर किसकी होती थी? खजूर की खेती भी होती थी। तो इन बातों से साफ जाहिर होता है कि यह सभ्यता क्या थी? किस खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है, आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए हैं, तो दूसरी ओर मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले जा रहे हैं। सिल्वरडिंग कहानी क्या बताइए। और दूसरा प्रश्न है, अतीत में दबे पांव पाठ में वर्णित महाकुंड को पवित्र रखने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए। तो ऊपर वाला जो प्रश्न अपने पढ़ा था, इसको, ये प्रश्न बहुत ही आसान है कि आधुनिक वर्तमान समय में हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, लेकिन अपने जो वर्तमान मूल्य हैं उनको क्या करते जा रहे हैं? अपन खोते जा रहे हैं। ये सही नहीं है। तो वर्तमान का और पुरानी संस्कृति का समन्वय करके दिखाना है कि कौन सा अच्छा था और क्या कारण है। आज भी हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और इसके बहुत से कारण हैं, जैसे मोबाइल फोन का आना है, जिससे भी क्या है, कुछ बातें अच्छी भी है लेकिन कुछ बातें क्या है, बुरी भी है। नया सीखना बुरा नहीं है, लेकिन अपने मूल बातों को छोड़ देना बुरा होता है। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मोबाइल पर केंद्रित जीवन विषय पर पिक्चर लेखन लिखिए और अंतरिक्ष पर भारत का दबदबा विषय पर आलेख लिखिए। तो ये अंतरिक्ष वाला भी अच्छा है, क्योंकि अभी अपने देखा होगा अपने चंद्रयान छोड़ा था भाई। क्या क्या था? चंद्रयान 3 की बात की थी अपन ने, तो इस पर भी लिख सकते हैं। और मोबाइल पर भी अपने फीचर लेखन कर सकते हैं। फीचर का मतलब होता है, फीचर निबंध का एक लघु रूप है, जिसमें निबंध बड़ा होता है, लगभग 300 साढ़े 3 शब्दों का होता है, लेकिन फीचर इतने शब्दों का नहीं होता है। फीचर में जो शब्द सीमा होती है वह 80 से 100 के आसपास होती है। जिस प्रकार से निबंध में हम देखा होगा प्रस्तावना आता है, मध्य भाग आता है, उपसार होता है, लेकिन फीचर में ऐसा कुछ नहीं आता है, तो सिर्फ लघु रूप होता है। इसमें मोबाइल पर वर्तमान समय में जो मोबाइल केंद्रित जीवन हो गया है, हम सुबह उठते ही हम मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल के बिना हम अधूरे से लगते हैं। अगर हम किसी कार्य पे भी जा रहे होते हैं और हमारे हाथ में मोबाइल नहीं होता है, तो हमको लगता है कुछ छूट सा गया है। आज छोटे से छोटे लोग, चाहे जो टेम्पो चलाने वाला है, चाहे छोटी सी चाय की थड़ी चलाने वाला है, वह भी अपने पास मोबाइल रखता है। या हम बात करें कि जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके पास भी मोबाइल का संचार हो रहा है। इस पर अपने विचार लिखने हैं। 15वां प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 15, रघुवीर सहाय अथवा फणीश्वरनाथ रेणु के व्यक्तित्व पर एवं कथित टिप्पणी लिखिए। तो हम किसकी बात करते हैं? रघुवीर सहाय की बात कर लेते हैं। हमने बात की थी किसी एक पर अपन को अपने विचार रखने हैं, तो हम बात करते हैं रघुवीर सहाय पर। इनका जन्म, पहले हम पर बात करेंगे किसकी? रघुवीर सहाय की। किसकी बात करेंगे साथियों? रघुवीर सहाय की बात करेंगे। रघुवीर सहाय की बात करेंगे। पहला, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1929 को। 9 सितंबर 1929, 9 सितंबर 1929 को, 1929 को कहाँ हुआ? को लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? लखनऊ में। लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, लखनऊ में। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई? आपकी
जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? लखनऊ में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई साथियों? लखनऊ में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी साथियों, लखनऊ में। आपके पिता का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम, आपके पिता का नाम हरदेव सहाय था। क्या नाम था? हरदेव सहाय। आपके पिता का नाम हरदेव सहाय था और आप पेशे से साहित्य के अध्यापक थे। क्या थे आप? साहित्य के अध्यापक थे आप। हरदेव सहाय जो रघुवीर सहाय के पिता थे वो क्या थे? साहित्य के अध्यापक थे। साहित्य के अध्यापक थे साथियों। किसके अध्यापक थे? साहित्य के अध्यापक थे ये। माता कौन थे इनकी? जो माता का नाम, इनकी माता का नाम, इनकी जो माता थी उनका नाम था इनके आपने 1951 में आपने अंग्रेजी विषय में आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से, आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किया था। अंग्रेजी विषय में आपने एमए किया। अंग्रेजी विषय में आपने एमए किया था। अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की या एमए किया? विषय में एमए किया, एमए किया आपने। आपका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पत्रकारिता थी। आपका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या थी? पत्रकारिता थी साथियों। आपका मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था? पत्रकारिता थी। आपने अपने जीवन काल में अनेक व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता था। आपने अपने जीवन काल में अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। पत्रकारिता था। आपने अपने जीवन काल में अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। संपादन किया जैसे दिनमान पत्रिका थी, आप इसके भी संपादक रहे। दिनमान पत्रिका के आप संपादक रहे। प्रतीक पत्रिका के आप संपादक रहे। आप कुछ समय तक जो प्रतीक पत्रिका निकलती थी उसके भी आप संपादक रहे। आपने कुछ समय दैनिक नवजीवन पत्रिका का संपादन किया। तो दैनिक नवजीवन पत्रिका तो निकलती थी, दैनिक नवजीवन का भी आपने संपादन किया। आपने कुछ समय कल्पना जो पत्रिका निकलती थी उसका भी आपने संपादन किया, क्योंकि आपका मुख्य व्यवसाय क्या था? पत्रकारिता था। तो आपने कुछ समय तक इसका भी संपादन किया था। आपकी प्रमुख रचनाएं, आपकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं की अगर हम बात करें तो जो प्रमुख जो रचनाएं थी आपकी, उसमें आप देखा होगा अपनी पुस्तक में एक पाठ भी था आपका, एक पाठ भी अपने पढ़ा था, कैमरे में बंद अफाइज, वो भी आपकी रचना थी। आपका साहित्य अधिकतर राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को व्यक्त करता है और समाज में जो मीडिया की संवेदनशीलता है उस पर भी व्यंग्य किया था आपने। तो आपकी सीढ़ियों पर धूप में आपकी जो रचना थी, जो पहली रचना थी वो थी आपकी सीढ़ियों पर धूप में। कौन सी थी? सीढ़ियों पर धूप में। यह आपकी पहला काव्य संग्रह था। यह आपका पहला काव्य संग्रह था साथियों। क्या था ये? पहला काव्य संग्रह था। यह आपका पहला काव्य संग्रह था। फिर आपने आत्महत्या के विरुद्ध तीसरी आपकी रचना थी। जो तीसरी रचना थी वो आपकी लोग भूल गए हैं। लोग
भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। इस रचना पर आपको 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, कुछ चिट्ठियां, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। पांचवा, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, मेरा प्रतिनिधि, मेरा प्रतिनिधि, मेरा प्रतिनिधि, मेरा प्रतिनिधि। ये आपकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। ये क्या थी आपकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। आपने आप अज्ञे द्वारा संपादित, अज्ञे द्वारा संपादित, 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 संपादित तार सप्तक, तार सप्तक में दूसरे तार सप्तक के कवि थे, दूसरे तार सप्तक के कवि थे, दूसरे तार सप्तक के कवि थे आप, दूसरे तार सप्तक के कवि थे, कवि थे। आपको 1984 में, आपको 1984 में लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं रचना पर, लोग भूल गए हैं रचना पर, रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपकी रचनाओं में, आपकी रचनाओं का मुख्य विषय, आपकी रचनाओं का मुख्य विषय, मुख्य विषय राजनीति व सामाजिकता थी। विषय राजनीति व सामाजिकता थी। जिसे अपने देखा पड़ा था कि कैमरे में दफाइज, ये भी क्या थी, इन्हीं की रचना थी। कैमरे में दफाइज जो रचना थी वो भी क्या थी, इन्हीं की थी। 30 दिसंबर 1990 को आपका देहावसान हो गया। 30 दिसंबर 1990 को, 30 दिसंबर 1990 को आपका देहावसान हो गया, आपका देहावसान या निधन हो गया। तो ये आप हमने रघुवीर सहाय का जो साहित्यिक परिचय था उसके बारे में अध्ययन किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है उसकी बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। एक पद्यांश है, क्या करना इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कहां से आए देखिए। प्रभु पिलाप सुनि सुनि कान विकल भय, बांदर निकर आई गयु, हनुमान जिमी करुणामय वीर रस, हर्षि राम बैठे हु, हर्षि राम बैठे हु, हर्षि राम बैठे हु, हर्षि राम बैठे हु, बेटे हु। हनुमाना अति कृतज्ञ, प्रभु परस सुजाना, तुरंत वेद तब किन्हीं उपाय उठी बैठे, लक्ष्मण हर्षाई हृदय लाय, प्रभु बैठे हु, प्रातः हर्षे सकल बालू कपि भ्राता, कवि पुनि वेद तहाँ पहुंचावा, जय विधि तभी लाई तभी ताही लड़ावा। बताइए कहां से आई पंक्तियां, ये पंक्तियां कहां से है, कौन सी पद्यांश से है। तो पहले तो क्या आएगा, हम प्रसंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रसंग की, प्रसंग। ठीक है, कहां से ये पुस्तक का नाम क्या भाई, आरोह के दो, आरोह बाग दो, आरोह बाग दो। कौन सा पाठ है आपका, आपकी पद्य भाग की एक रचना है, तुलसीदास का एक पाठ है। बताओ भाई कौन सा है, राम लक्ष्मण मूर्छा। कौन सा था, राम लक्ष्मण मूर्छा से लिया गया है। फिर ये कहां से लिया गया है, लंका कांड से। कहां से लिया गया है, लंका कांड से। तो पाठ का नाम, पाठ का नाम व कवि, फिर कहां से अवतरित है, कहां से अवतरित है,
कहां से अवतरी थी? तो ये कहां से? रामचरितमानस से। कहां से? ये रामचरितमानस का कौन सा कांड है? ये आपका लंका कांड है। कौन सा कांड है साथियों? लंका कांड है। लंका कांड का वर्णन है इसमें। आप साथी याद किया होगा, इसमें किसकी बात की गई है कि जब लक्ष्मण का और मेघनाथ का युद्ध चल रहा था और मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण को घायल कर दिया, और जब उसका एकमात्र एक ही उपाय था कि संजीवनी बूटी लाई जाए, और हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं और जब वापस आते हैं और उनमें उस दृश्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखिए शब्द देख लेते हैं। प्रभु, प्रभु यानी श्री राम, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण घायल हो चुका है, उनकी गोद में सोया हुआ है और श्री राम क्या करें? विलाप करें, दुखी हो रहे हैं। विलाप यानी क्या होता है? प्रलाप यानी दुख प्रकट करना। सुनी कान विकल भय बानर निकर, जो बानर निकरों का जो समूह था, जो राम जी की सेना में जो भी भालू थे, जो बंदर थे, वो सभी क्या हो गए? व्याकुल हो गए कि जो प्रभु हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऐसा दुख प्रकट कर रहे हैं। तो वो क्या हो गए? विकल, वो बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, आई गए। ऐसे ही समय में कौन आ गए? हनुमान जी आ गए। कहां गए थे वो? हिमालय पर संजीवनी लेने गए थे। वो आ गए तो दुख का जो माहौल था वो किसमें हो गया? वह खुशी में बदल गया। ठीक है, जहां पर सभी लोग क्या हो रहे थे? दुखी हो रहे थे। जैसे जैसे हनुमान जी आए तो क्या हो गया? वो खुशी में परिवर्तित हो गया। हर्षी राम बैठे हनुमाना, हर्ष यानी खुश होकर, बैठे हुए यानी मिलना, हनुमाना यानी हनुमान जी से। राम खुश होकर किससे मिले? हनुमान जी से मिले। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, जो अच्छे स्वभाव के प्रभु हैं, उन्होंने हनुमान के उपकार को माना, उसे गले लगा लिया। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाय, जो लंका से जो वेद आए थे, सुशीन वेद, उन्होंने तुरंत अपना उपाय किया और उपाय करते ही क्या हो गए? लक्ष्मण उठकर बैठ गए। लक्ष्मण क्या हो गए? उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु बैठो भ्राता, और जैसे लक्ष्मण उठे तो राम जी ने अपने छोटे भाई को क्या कर दिया? अपने गले से लगा दिया। हर्षे सकल बालू कपि भ्राता, और राम जी की सेना में जो सारे जो सेना थे, बालू थे, बंदर थे, रीछ थे, वो क्या हो गए? खुशी से प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। कवि पुनि वेद तहां पहुंचाई। कपि, कपि क्या होगा इसमें? कपि पुनि, कपि यानी हनुमान जी। कौन थे? हनुमान जी ने वो जो वेद जहां से लाए थे, क्या क्या उस वेद को वापस वहीं पर पहुंचा दिया। पुनि यानी फिर, वेद यानी जो सुशीन वेद आए थे, जिन्होंने लक्ष्मण का उपचार किया था। पहुंचावा यानी पहुंचाना। जय ही विधि तब ही ताही लड़ावा, जैसे उन्होंने लेकर आए थे सुशीन वेद को, वैसे क्या करें? उसको वापस वहां पहुंचा दिया। हम देखा था कि किस प्रकार से हनुमान जी सुशीन वेद को घर समेत क्या करे थे? उठाकर ले आए थे। विशेष क्या होगा? ये कौन सी है? यह अवधि भाषा है। कौन सी भाषा? इसमें अवधि भाषा है। इसमें दो रसों का प्रयोग हुआ है, एक करुण रस है और एक कौन सा रस है? वीर रस है। पहले जब लक्ष्मण के शोक में राम क्या हो रहे थे? व्याकुल हो रहे थे, रो रहे होते, करुणामय हो रहे थे, तो कौन सा रस हो गया? करुण रस हो गया। और जैसे हनुमान जी आए और लक्ष्मण उठकर बैठ गए तो कौन सा हो गया? वीर रस हो गया। कौन सा हो गया आपका? वीर रस हो गया। फिर देखिए इसमें जो अलंकार होगा, ठीक है, अगर हम छंद की बात करें तो कौन सा होगा? चौपाई छंद। कौन सा होगा? चौपाई छंद होगा, क्योंकि 16 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं? क्योंकि अपन जानते हैं कि तुलसीदास ने अधिकतर अपने काव्य में 2 या 3 छंदों का प्रयोग किया है। दोहा चौपाई, किसे कहते हैं? दोहा चौपाई और सोरठा का प्रयोग किया है, तो उसकी बात करेंगे। और इसमें और कोई खास बात नहीं है, कर लोगे। और नीचे दे रखा है पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती। कहां से आया है? आलोक धनवा की रचना है। कौन सी है? पतंग। कहां से लिया गया है? दुनिया रोज बनती है। कहां से लिया गया? दुनिया रोज बनती से लिया गया है। और इसमें कवि ने बाल सुलभ मनोचेष्टाओं का वर्णन किया है। अब ऊपर वाला आसान है तो ये करेंगे भाई। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, ठीक है। ये पद्यांश कहां से आई आपकी? गद्यांश से। व्याख्या है, रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधीय उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही बढ़ती थी। बुढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ाती थी। कहां से लिया गया है? फणीश्वरनाथ रेणु। पाठ का नाम क्या है साथियों? पहलवान की ढोलक से लिया गया है। और इसमें पहलवान की जिजीविषा का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? जिजीविषा का। उसमें जीवन में बहुत से संकट आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जीवित रहा। और उसकी जो ढोलक थी वह रात से लेकर संध्या से लेकर क्या करते थे? प्रातः काल तक, यानी रात को लेकर
सुबह तक क्या करता वो ढोलक बजाता रहता था। और वो ढोलक उन गांव में जो हैजा और मलेरिया से पीड़ित था, जिसमें भूखमरी थी, जो लोग सब क्या हो चुके थे, अर्धमृत हो चुके थे, आधे मर चुके थे, और जिनके पास न तो कोई औषधि उपचार थी क्योंकि हैजा और मलेरिया फैला हुआ था वो, और ना कोई उनके क्या था, पथ्यविहीन। पथ्य का मतलब होता है जो रोगी का भोजन होता है उसे कहते पथ्य। तो उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था और पूरा गांव हैजे और मलेरिया से क्या करता, त्राही त्राही कर पीड़ित था। ऐसे में जो अर्धमृत लोग थे वह उस समय जो पहलवान की ढोलक थी, जो शाम से लेकर क्या करता था, सुबह तक बजाता रहता था, चाहे वो किसी भी विचार में जा रहा था, लेकिन उन अर्धमृत लोगों में संजीवनी का काम करती थी, उनमें नया जोश बढ़ती थी, और उन लोगों के सामने वो दंगल का दृश्य नाच उठता था। ठीक है, कौन सा, श्याम नगर वाला। और लोग क्या हो जाते, वापस अपने कर्म में निरत हो जाते। ये तो जीवन में क्या होता है, होता रहता है। विशेष की बात करेंगे तो क्या होगा, भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल है, मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है, और तद्भव तत्व शब्दों का सुंदर प्रयोग है। फिर देखिए, देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वास से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिला दे सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते, क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट कराते हैं, घूमते हैं। नहीं, ये सब पाखंड है, ये सब क्या है, पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। कहां से लिया गया है, आरोह भाग 2 गद्य भाग, और कौन सा था, काले में का पानी दे। और काले में धर्मवीर कौन थे, धर्मवीर भारती। अपने पढ़ा था कि धर्मवीर भारती विज्ञान विषय के विद्यार्थी थे, और वह सब क्या करते, और जानते हैं कि विज्ञान के विषय के जो लोग होते हैं वह इनको नहीं मानते हैं। जब गांव में जेठ का महीना निकल जाता है और बारिश नहीं होती है, तब पानी मांगने के लिए कौन निकलती है, इंद्र सेना निकलती है, जिसमें 12-13 साल से लेकर 18-19 साल के लड़कों का एक समूह होता है, जिसमें 15-20 लड़के होते हैं। वह ठीक है, अंदंगा बंधन लेकर हर घर के सामने क्या लगाते हैं, जाते हैं और हाथ लगाते हैं कि भाई इंद्र सेना आई है, क्या कीजिए, पानी दीजिए। और गंगा मैया के क्या लगाते थे वो, तो जय लगाते थे। जब लेखक को ऐसा लगा, लेखक ने कहा सब क्या है, अंधविश्वास है, पाखंड है। जब आपके पास उस चीज की कमी, यानी जब गर्मी के महीने में, जब जेठ के महीने में आपके पास बिल्कुल पानी नहीं है, पानी की कमी है, उस समय आप उन पर क्या कर रहे हो, पानी फेंक रहे हो, तो वो कहता है ये सब क्या है, अंधविश्वास है, पानी की बर्बादी है। लेकिन जो उनकी रिश्ते में एक दीदी थी, वो क्या कहती थी कि सब पाखंड नहीं, क्या ये सब क्या है, पाखंड नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए थे उन नियमों का एक पालन है। ठीक है, अपन ऊपर वाला करेंगे, ये दोनों आपकी इच्छा पर है, दोनों आसान है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष को बैठक आयोजित कराने के लिए एक अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। क्या लिखना है आपको, अर्ध सरकारी पत्र। और दूसरा आया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अध्ययन की सचिव की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विक्रय करने के लिए पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पंजीकरण करवाना आवश्यक किया गया हो। दोनों चीजें आसान है। बताया था कि आपके जो प्रश्न संख्या 18 है उसमें 3 चीजें पूछी जाएगी, कितनी पूछेगी, सॉरी 4 चीजें, कितनी होगी, 4। एक आपका अर्थशास्त्र पत्र, दूसरा निविदा, तीसरा विज्ञप्ति, और चौथा क्या था आपका, बताओ भाई कौन सा था, 4 पूछेगा वो, अधिसूचना। कौन सी होगी, अधिसूचना होगी। तो इनमें से आपको 3 तैयार करना, कितना तैयार करना है, 3 तैयार करना। हम दोनों पढ़ चुके हैं दोनों। एक क्लास में अपन विगत क्लासों में आने वाले समय में क्लास लगाएंगे, जिसमें हम सिर्फ अर्थशास्त्र के पत्रों पर और निविदा पर बात करेंगे। निविदा बता दी थी अपन ने, ठीक है, और विज्ञप्ति लिखना आसान है, अखबार में आती रहती है। और अंतिम बात करते हैं, देखिए अगला, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। क्या करना है, सारगर्भित निबंध लिखना है। मिलावटी माल का बढ़ता कारोबार, मिलावटी माल का क्या है, बढ़ता कारोबार, ठीक है। या दूसरा है, जल संरक्षण हमारा दायित्व। तीसरा है, शिक्षा का प्रसार उन्नति का द्वार। और मेरा प्रिय कवि। तो आप इसमें से किसी एक विषय पर 300 शब्दों, कितने शब्दों में, 300 शब्दों में, शब्द सीमा कितनी आपकी, 300 शब्दों में क्या लिखना है, एक सारगर्भित निबंध तैयार करना है साथियों। प्रस्तावना लिखना है, मध्य भाग लिखना है, क्या लिखना है, उपसार लिखना है। चारों अच्छे विषय हैं, जैसे मिलावटी माल का बढ़ता कारोबार। वर्तमान समय में देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्या हो रहा है, लोग अपने मुनाफे के लिए वस्तुओं में क्या कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, और शोषण कर क्या कर रहे हैं, उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं। कुछ निजी स्वार्थ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए वे लोग उन लोगों के जीवन से खेल जाते हैं, उनको उन जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। देखा होगा, अपन देखते हैं कि बहुत से लोग जो मिर्ची होती है, मिर्ची में क्या करते हैं, पिसी हुई ईंट मिला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो पिसी हुई ईंट मानव लोग खा रहे हैं, उनके पेट में जा रही है, वो क्या करी, पथरी का रूप बना रही है। ऐसे देख, हम जब
त्योहार आते हैं, हमारे सीजन आते हैं, और जब सरकार मिलावटी वस्तुओं पर छापे डालती है तो बहुत सी जगह हमको देखने को सुनने में आता है या देखने को मिलता है कि मावे में क्या किया गया, मिलावट नकली मावा का प्रयोग किया जा रहा है, नकली घी का प्रयोग किया जा रहा है, और आजकल तो इतना आ गया कि जो गेहूं और चावल भी क्या किए जा रहे हैं, नकली बनाए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अब आज जितनी बीमारियां हैं वो बीमारी का आधार क्या है, यही है। पहले हम इतनी बीमारियां नहीं थी, पहले क्या नहीं थी, इतनी बीमारियां नहीं थी, लेकिन जैसे ही खान पान बदला, लोग अपने कुछ मुनाफे के लिए मनुष्य के जीवन से खेल जाते हैं। इस पर अपने विचार रखने कर लोगे आराम साथियों। या दूसरी की बात करूं तो जल संरक्षण हमारा दायित्व, ठीक है, जल संरक्षण क्या है, हमारा दायित्व है। हमने बात की थी कि लगभग पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर क्या है, पानी है, लगभग 71% क्या है, जल है, और सिर्फ 29% भूभाग पर ही क्या है आपका, ठीक है, स्थल भाग है। कौन सा भाग है, स्थल भाग है, और उस स्थल भाग में भी आपके पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, रेगिस्तान भी है, लोग खेती भी कर रहे हैं और हम रह भी रहे हैं, ठीक है। इतना पानी होते हुए भी हमारे सामने क्या है, जल संकट है। अगर हम बात करें, इसमें देखा होगा आपने कि लगभग 71% भाग पर कितने, पृथ्वी के लगभग पृथ्वी के 71% भाग में क्या है, जल है। सिर्फ 29% भाग ही क्या है आपका, 29% भाग क्या है आपका, स्थल है, जिसमें स्थल में भी क्या है आपका, हम रह रहे हैं, उद्योग धंधे हैं, पर्वत है, पठार है, पहाड़ है, सब कुछ है। लेकिन इतना पानी होते हुए भी आज हम क्या कर रहे हैं, जल संरक्षण करना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि पीने का पानी नहीं है, क्योंकि सारा पानी किसका है, ये जो सारा पानी है वो क्या है आपका, खारा है, समुद्र का पानी है, और सब क्या है, वो लवणीय जल है। इसमें से मात्र सिर्फ 2% जल, कितना जल है, 2% जल ही क्या आपका पीने जैसा है, बाकी जल क्या है आपका लवणीय है। और ऐसा ही कंडीशन रही तो जो तीसरा विधि हो सकता है वो जल के कारण हो जाए। देखा होगा, अगर इतने पानी होने के बाद भी लोग पानी को खरीदने के लिए विवश हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लोग पानी को खरीदने के लिए विवश हो रहे हैं। अब देखा होगा बिस्लेरी की बोतल आती है, मिनरल वाटर आ रहा है, ठीक है, जब इतने भूभाग पर पानी है और प्रकृति के द्वारा दिया गया है, ठीक है, फिर भी हम क्या करें, उसको खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं पैसे देकर, जो हमको मुफ्त में मिला हुआ, किसमें मिला हुआ है, मुफ्त में मिला हुआ है। इसके कारण क्या है, क्योंकि जल संरक्षण आवश्यक है। हम पानी की निर्मम बर्बादी करते हैं, क्या करते हैं, पानी की निर्मम बर्बादी करते हैं। हम देखा होगा जब हम घर पर, जब हमारी माताएं बहनें होती है वो बर्तन साफ करती है तो नल को चालू छोड़ देती है। हम भी कि सार्वजनिक जगह जाते क्या करते हैं, नल को चालू छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पानी बहुत कीमती है। हम नहाते समय देखा होगा आपने, बाल्टी भर जाती है तो भी हम क्या करते हैं, पानी को डोलते रहते हैं। या देखा होगा आपने, हमारे घर पर जो नल होते हैं वो कभी खराब हो जाते हैं, टंकी के नल खराब हो जाते हैं, उसमें से पानी की बूंदें गिरती रहती है, क्या होती है, पानी की बूंदें गिरती रहती है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि अगर वह पूरे दिन बूंदे गिर रही है तो कितनी बूंदे पानी या कितना बाल्टी पानी क्या जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। तो यह हम पानी का संरक्षण आवश्यक है। पानी का संरक्षण क्या है आपको आवश्यक है। या हम तीसरे की बात करें, शिक्षा का प्रसार उन्नति का द्वार। हमने पाठ भी पढ़ा था जुज का, और लेखक ने कहा था कि अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, हो सकता है नौकरी लगेगी और हमारा क्या होगा, उद्धार होगा। क्योंकि शिक्षा हमको यानी जो बिना पढ़ाई या आज शिक्षा क्या करे, हमको गड्ढे में डाल रही है। कैसी बात कर सकते हैं, पढ़ा लिखा आदमी कोई व्यवसाय कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। या लास्ट में आया है आपका मेरा प्रिय कवि, किसी कवि पर आप क्या कर सकते हो, विचार रख सकते हो। जैसे तुलसीदास है, कबीर है, तुलसी है, कबीर है, किसी विषय पर आप सारगर्भित लगभग 30-35 पंक्तियों में अपनी बात रख सकते हो। वह कवि आपको कौन सा कवि पसंद है, क्यों पसंद है, क्या कारण है। क्योंकि हम कोई चीज को पसंद करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, कुछ कारण होते हैं। भाई आप कोई चीज, जैसे कोई अपन मूवी पसंद करते हैं, किसी हम हीरो को पसंद करते हैं, या किसी जो हमारे आदर्श पुरुष होते हैं, जैसे महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, तो हम उनको क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उनके कामों से हम क्या प्रभावित हैं। तो आप जिस कवि को आप पसंद कर रहे हो वो कवि आपको क्यों पसंद है, क्या कारण है, ठीक है, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव है, उसमें कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, उन्हें कौन कौन सी रचनाएं लिखी और उनका उद्देश्य क्या था। इन सब बातों क्या करना है, चर्चा करनी है। आप तुलसीदास को ले सकते हो, आप कबीर को ले सकते हो, आप सूरदास को ले सकते हो। अगर हम दूसरे अभी आधुनिक कवियों की बातें करें तो आधुनिक कवियों में आप, ठीक है, रघुवीर साहब पे जा सकते हो, कुंवर नारायण पे जा सकते हो, या हजारी प्रसाद द्विवेदी पे जा सकते हो, और एक वर्तमान में एक अच्छा लेखक है रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य, उन पर बात कर सकते हो। आप महावीर प्रसाद द्विवेदी पे बात कर सकते हो। ऐसे अनेक कवियों पर आप बात कर सकते हो, तो आप इस पर बात कर सकते हो। तो ये आज परीक्षा की दृष्टि से जो मॉडल पेपर 5 था उस पर चर्चा की। साथियों, ऐसे ही रोज शाम को 7:30 बजे हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।
साथियों बेस्ट ऑफ लक।